नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा का मैनिफेस्टो आज जारी हो गया। कांग्रेस के न्याय के वादे के आने के बाद इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं कि भाजपा के पिटारे से कौन कौन से सपनों के कमल खिलते हैं। तो जिस किसान को कांग्रेस ने फोकस में रखा था वो भाजपा की भी प्राथमिकता में है। युवाओं के लिए दोनों ही प्रमुख दल अगले 5 साल में काफ़ी कुछ कर गुजरना चाहते हैं। दोनों ही भरोसा दिलाते हैं कि अगले 5 साल में अगर नेतृत्व उनको मिला तो काया पलट तय है। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र से जैसे अफस्पा और 124A के चिन्ह निकले थे, वैसे ही भाजपा के मैनिफेस्टो में राम मंदिर और 370 के सदाबहार मुद्दे शामिल हैं। प्राइम डिबेट में आज इन्हीं लुभावने दावों वादों पर बहस होगी। पहले ये बिंदु। घोषणा पत्र में 2022 के लिए बीजेपी ने 75 संकल्पों को शामिल किया। संकल्प पत्र में किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की गईं। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति, जम्मू कश्मीर में धारा 35 से और 370 हटाने का वादा। बीजेपी ने संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता की बात को शामिल किया। छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन देने का वादा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प। किसान क्रेडिट कार्ड से 1 लाख का कर्ज 5 साल के लिए ब्याज मुक्त का वादा। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा। संकल्प पत्र में देश में एक साथ चुनाव के विचार को फिर दोहराया। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आसोपा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ, और भाजपा के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत साहब हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लखावत साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। भाजपा का जो घोषणा पत्र आज आया है उसकी पृष्ठभूमि में बहुत सारी चीज़ों को लेकर वाहवाही है, जैसे सरहदों की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, इसके अलावा विदेश नीति, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, स्वच्छता अभियान वगैरह वगैरह। वाहवाही वाली स्थितियां जब होती हैं तो उसको तार्किक तब माना जा सकता है जब वो लोगों के बीच से आए। जिसने वो स्थितियां पैदा की वो कहे इससे अच्छा हो कि जिन लोगों के लिए वो स्थितियां पैदा हुई वो इस बात को कहें कि वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ गया पिछले 5 साल में। क्या ऐसा हुआ है? आपकी पार्टी मानती है? नहीं, बिल्कुल। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आज संकल्प पत्र जारी हुआ है वो वास्तविकता की धरातल पर देश की आवश्यकता के अनुरूप और एक सशक्त भारत, एक स्वस्थ भारत, एक प्रगतिशील भारत, स्वावलंबी भारत और दुनिया के सामने हम अपनी ताकत के आधार के ऊपर भारत का एक विशिष्ट स्थान बने, इन सब बातों को देखकर किया है। पर इसके सफल होने के लिए और उसका आधार ये है कि 5 वर्ष जो काम करने का अवसर मिला उसमें जितना बेहतरीन तरीके का काम हुआ, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की बात हो, चाहे जन औषधि की बात हो, चाहे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की बात की गई हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री की 12 रुपये में बीमा वाली बात कही गई हो, और चाहे 10% को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों को आरक्षण की बात हो, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, जनधन योजना हो, और समर्थन मूल्य जो किसानों को देने की बात कही गई उसको 1.5 गुना किया गया और उनकी दुगनी आय करने की बात कही गई थी। इन सबको और हमारे डिजिटल के आधार पर जो 100 रुपया दिल्ली से आता था, बीच में 85 पैसा चला जाता था, केवल 15 पैसा पहुंचता था, ये राजीव गांधी जी ने बहुत स्पष्टता से स्वीकार किया था। पर डिजिटल आने के बाद बैंक में सीधा पैसा जाने की जो बात हुई उसमें से करप्शन भी खत्म हुआ और एक कुल मिलाकर के आवश्यकता वाले व्यक्ति के पास में सरकार की योजना का फल गया। इसलिए अभी जो योजना आई है, और दूसरी बात इस संकल्प पत्र में देश की सुरक्षा को लेकर के जो बात थी, आज जिस जगह खड़े हैं, ये 5 साल की इस नीति का परिणाम है कि आज पाकिस्तान अलग तक पड़ा और सारी दुनिया भारत का समर्थन करने के नाते और पाकिस्तान के खिलाफ एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ला करके और अपनी बात कही रही है। और परंतु दुर्भाग्य कि अब देश का
इस बात पर खड़े हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 124A ला करके और राष्ट्रद्रोह की परिभाषा को और उसको सेक्शन को खत्म करने वाली बात कही है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि आर्मी जो सेना वहां काम कर रही है, जिस दुष्कर और जिस परेशानियों के अंदर, उनको जो कुल मिलाकर प्रोटेक्शन था, उस प्रोटेक्शन को हम समाप्त कर देंगे। तीसरा ये कहा कि सुरक्षा बल को कम कर देंगे। मैं ये कहता हूं कि यदि आज देश की सुरक्षा अगर ठीक से नहीं रह सकती, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के अंदर जो हमारी सेना ने और जो पॉलिटिकल विल था, आप जानते हैं कि सीमा के अंदर तो सैनिक अपना काम करते हैं, पर सीमा को पार जाना हो तो उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। और इसलिए मेरा यह कहना है कि आज की परिस्थिति में इस देश की जनता के सामने जो बात कही गई है, हम निश्चित रूप से सेना को भी सशक्त करेंगे, आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ेंगे और दुनिया के सामने भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारा संकल्प पत्र एक सार्थक दस्तावेज है जो हमारे कार्यक्रम के रूप में सबके सामने आने वाला है। ठीक है, आपकी ये जो मान्यता कि फील गुड लोगों के बीच से आ रहा है, जो मेरा सवाल था और जिसके जवाब में आपने बताया कि ये कारण है जिसकी वजह से लोग वास्तव में महसूस कर रहे हैं, लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान से तो ये आवाज़ नहीं आई 3 महीने पहले। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप राजीव गांधी को कोट करेंगे तो मुरली मनोहर जोशी को कोट करना भी यहाँ प्रासंगिक होता है, जिन्होंने ये कहा, जिनसे पूछा गया, ऑन रिकॉर्ड पूछा गया कि कितने नंबर देते हैं आप पिछले 5 साल में जो सरकार ने कामकाज किया उसको, उन्होंने कहा कि कॉपी में कुछ लिखा हो तो नंबर दिया जाए। मेरा एक निवेदन करना यह है जी कि शिक्षक कॉपी में नंबर दें न दें, जांचें न जांचें, वो उनका एक डिस्कशन है, वो पूर्वाग्रह से या अपने बात कोई उनके मन में होगी, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही मुझे उसके बारे में। तो सर राजीव गांधी को कोट करते वक्त भी तो ये बात आती है ना, परंतु उन्होंने बताया नरेंद्र मोदी के द्वारा आधारभूत ढांचे पर किया गया विकास तो सबको दिखता है। हमारे देश के अंदर जो किया हुआ उनका काम है, वो काम तो है ना, वो ऑन रिकॉर्ड काम है, उसमें किसी का डिस्प्यूट नहीं, उसमें कांग्रेस भी ये नहीं करेगी ये काम नहीं हुआ। मेरा ये कहना है, और इस नाते जिस प्रकार भारत को आर्थिक दृष्टि से किया, समाज के सब वर्गों को छूने की कोशिश की और वो काम किए गए। मैं आपसे एक दूसरी बात कह रहा हूं कि आप हमारे यहाँ 48% से लोग ब्याज पर पैसा लेते थे, आज जनधन योजना प्रारंभ हुई, आज जहां तक पहुंचने की बात अप्रोच तक हुई, हमारे काम धंधे के लिए जिस प्रकार मुद्रा योजना में लोगों को पैसा मिलने लग गया, किसान को जिस प्रकार की सुविधा देने की बात प्रारंभ हुई और जिस प्रकार के जो सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की बात की गई, ये तो व्यवहारिकता का धरातल पर है ना। अगर ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, हाँ विपक्ष कहने के आपकी पार्टी के नेता ने, मैंने सिर्फ उनको कोट किया है। नहीं, वो किस परिप्रेक्ष्य में लाइन कही उन्होंने, मैं उसको नहीं मानता, और मुरली मनोहर जोशी जी ये नहीं कह सकते, और इसलिए आज उनको संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके आए। नहीं, ये बात तो कही उन्होंने, वो सारी दुनिया जानती है, तमाम रिकॉर्ड पर है, ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे बात करके ऐसा बोल दिया है, लेकिन आप जानकारी कर लीजिएगा। चलिए, अब जो बात आपने कही उसके आधार पर सुशील आसोपा साहब, एक बात तय मानिए कि भाजपा के पास पिटारे में सिर्फ वादे नहीं है जो आज आपके पास हैं, चूंकि आप सत्ता में नहीं हैं। वो ये गिना सकते हैं कि हमने ये किया, आप इस पर बहस कर सकते हैं कि ये इतना नहीं कम किया, लेकिन फिर भी कुछ किया। आपके पास सिर्फ वादे हैं, और उन वादों से आपको कितना फायदा मिल पाएगा, ये उस स्थिति में सवाल थोड़ा सा गंभीर हो जाता है जब आपके पास बहुत लंबे समय तक सत्ता रही है। आप पहली बार वादे नहीं कर रहे हैं, आप बहुत लंबे अरसे तक सत्ता में रहे हैं। जिन बातों को लेकर आप वादे कर रहे हैं वो सब आप सत्ता में रहते हुए पूरे कर सकते थे। देखिए, लोकतंत्र में पिछले वादे और उनके बाद जो चुनाव हुए उनके परिणाम जनता ने दे दिए, तो आज एट पार वाली स्थिति होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इतिहास की बात को लगातार करते रहें और हर चुनाव में उसी बात को, हर बार एक फ्रेश शुरुआत है ना? ठीक है, नहीं, आज उनको मौका दिया है ना, इनकम्बेंट तो वो है, इनकम्बेंट वो है। आज उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र जारी किया है, तो उनको 1/3 वॉल्यूम तो ये भरना चाहिए था कि 2014 में उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, उनमें कौन से पूरे नहीं किए, कौन से अधूरे रह गए, कौन से वो पूरा करने की मंशा नहीं थी या करने की स्थिति नहीं थी, जिसके लिए वो माफी भी मांगते साथ में और परिस्थितियां बताते देश को। लेकिन उन्होंने तो नए वादे कर दिए, जैसे किसान सम्मान ही है, 15 दिन पहले, 2 महीने पहले आपने शुरू किया है। अगर किसानों की इतनी चिंता थी 4 साल पहले शुरू करते। आयुष्मान भारत आपने 2017 में लाए हो, आप 2015 में लाते आप। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसलिए लाऊंगा, आपने कहा कि एट पार आ जाती हैं सारी चीजें और नए सिरे से शुरुआत हो जाती है, ऐसा कैसे? ये अगर 4 साल में से आप सवाल उठा रहे हैं कि आखिरी साल में क्यों, पहले साल में क्यों नहीं, तो ये सवाल तो बनेगा कि ये वादे अब क्यों? ये तो यूपीए सरकार में कहना चाह रहा हूँ कि भाई आज आप चुनाव लड़ रहे हैं हर 5 साल पे, तो 5 साल में इन्होंने वादे किए, उनके बारे में इनको पूछेंगे, तो हम जो वादे करने जा रहे हैं उनके बारे में पूछेंगे। हमें ये थोड़ी कहेंगे कि आपने पिछले चुनावों में ये वादे किए थे और पूरे नहीं किए, तो आप इन पे भरोसा नहीं करेंगे।
परिस्थिति बता रहे हैं हम। हाँ। ये हम क्यों कह रहे हैं? आज हमारे सबसे बड़ा प्रश्न हो रहा है 72,000 रुपए पे। 72,000 रुपए का मैं पहले भी आपके यहाँ कह चुका हूँ कि जब देश की जो नेट इनकम है 5 साल में, उसका 3/4 भाग केवल 1% अमीर ले जाएं और 67 करोड़ गरीबों के हिस्से में केवल 1% नेट इनकम आए, तो क्या किसी भी राष्ट्र में राजनीतिक पार्टी और सत्ता में आने वाली पार्टी ये वादा नहीं करे कि जो अमीर है, देखिए केवल 9 अमीर 50% इनकम ले गए। 9 खरबपति पिछले 5 साल में इस देश की 50% इनकम को लूट ले गए। अल्टीमेटली इस चीज को रोकना नहीं होगा क्या? किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी राजनीतिक पार्टी को क्या ये जिम्मेदारी आगे बढ़ के नहीं निभानी चाहिए? क्या भाजपा से प्रश्न नहीं करना चाहिए कि आपने आज कहा है 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे संसद और विधानसभा में? 2014 में भी तो ये लिखा हुआ था, पर पूरे 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के बारे में एक शब्द नहीं बोले। मां के साथ जरूर फोटो खिंचाते रहे, लेकिन और कोई काम नहीं किया। महिला आरक्षण के बारे में, गरीबी की बात उन्होंने करी, उस समय भी करी, गरीबी मिटाएंगे। ये आपके सामने एक दस्तावेज पढ़ रहा हूं, अरुण जेटली का भाषण है। ये 2016-17 के बजट रखने से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे में लाइन लिखी है, स्वतंत्रता के समय लगभग 70% गरीबी को कम करके 2012 में लगभग 22% के स्तर पर लाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ये अरुण जेटली का भाषण है। इस 22% को किस लेवल पे ये कम लाए, क्या ये कहीं इनके इस संकल्प पत्र में नहीं है? ये प्रश्न इनसे क्यों नहीं होना चाहिए? एक सबसे बड़ा प्रश्न मैं कर रहा हूं, आज देश की जो इकोनॉमी है वो 2.6 ट्रिलियन डॉलर की है। ये कह रहे हैं 6 साल बाद 2025 में हम 5 ट्रिलियन डॉलर कर देंगे। आज जीडीपी की विकास दर 6.6% है। 15% जीडीपी होगी ना, तब जाके 5 ट्रिलियन डॉलर होगी। क्या 15% जीडीपी विकास दर, लखावत साहब को चुनौती देता हूं, एक क्वार्टर में भी कभी हुई है क्या पिछले 5 सालों में? आज 6.6 पे खड़ी है, कहां से कर देंगे मुझे बताओ। उसके अलावा इन्होंने नदी से नल एक बात कही, आज फिर मोदी जी ने कही, पहले भी बोले थे नदी से नल, कि नदी का पानी सहेज के नलों में लाएंगे। लोग सूखा पड़ा है, पानी पीने को नहीं, बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन मैं राजस्थान के संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं, 37,000 करोड़ की 9 लोकसभा 14 जिलों की ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को क्यों दबा के बैठे रहे मोदी जी? वसुंधरा जी के साथ झगड़ा, केवल उसकी सजा राजस्थान को क्यों भुगतनी पड़े? और मैं अगर राष्ट्रीय तो आप भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं, आपके ऊपर जो सवाल उठ रहे थे उनका भी तो जवाब दीजिए सर। मैं सत्ता में आपने 72,000 से बात शुरू करी थी और आप ये कह रहे हैं कि 9 करोड़पति लेकर के सारा पैसा भाग गए। हाँ, जो धन कुबेर थे वो तो भागे। आपके राज में बातोची नहीं भागा क्या? आपके राज में एंडरसन नहीं भागा क्या? हमारे तो समय में नहीं। अरे ये भाग्य जो तो भाग्य मैं भाग्य की नहीं कह रहा हूं, विद्यमान है। अब आप जो 72,000 की बात कर रहा हूं। हाँ, तो अब आप जो देंगे ये तो भाग्य है ना, अब क्या करेंगे आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं हम जनरेट करेंगे, क्रिएट वेल्थ एंड स्प्रेड वेलफेयर, हमारा नारा है। ठीक बात है। प्रकाश भंडारी जी, ये बात कितनी विश्वसनीयता लिए हुए है अपने आप में कि देश की इकोनॉमी में कोई अलग से ऐसा साइंस अप्लाई करके, अलग से ऐसा दिमाग अप्लाई करके कुछ कर दिया जाएगा जिससे यह संभव हो पाएगा कि हर आदमी को 72,000 परिवार को मिल जाए? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों के जो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र है, मुझे बड़े छलावे से जैसे लगते हैं। इसमें सिर्फ एक ही बात पर फोकस किया जाता है, वो ये है कि गरीब किसान को किस तरह से आप लुभाएं, कागजों के जरिए, घोषणाओं के जरिए। और आप इनका सारा फोकस जो है सारे गरीब और किसानों पर क्यों है? शहरी विकास पर क्यों नहीं जाता है? और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मोदी जी जो है मेक इन इंडिया की बात बहुत की है, 2 साल उसका ढिंडोरा पिटाया, और उसके बाद क्या आया? जहाँ पर ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है वहाँ सिर्फ किसान और गरीब तक कोई फोकस हो जाती पार्टियाँ, क्योंकि वोट वहाँ पड़ा हुआ है। मेरा ये कहना है कि आप हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की, सब तरह के विकास होने चाहिए, शहरी विकास भी होना चाहिए, आपका शिक्षा का विकास होना चाहिए, चिकित्सा का विकास होना चाहिए, वो सब बातें जुड़ी। लेकिन जब आप घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जब जारी करते हैं तो सिर्फ पूरा फोकस आपका किसान, और वो 72,000 ये दे रहे हैं, ये कह रहे हैं हम भी 6,000 रुपये साल का दे रहे थे, हमने ये पहले घोषणा कर दी। और मूल बात ये है, आपने आज बोला है कि 35A और 370 की बात कर रहे हैं। जब सत्ता में आप पार्टी नहीं थी तो मंच से सारी सभाओं में, सारी रैलियों के अंदर ये कहते हैं हम सत्ता में आते ही 370 और 35 से खत्म कर देंगे। इससे बड़ी प्रचंड
आपको जो बहुमत मिला उस वक्त इसमें आपने पूरे 5 साल के अंदर कश्मीर के मुद्दे को उलझा कर रखा। जब आपके पास अवसर था न तो 35 से गया न 370 गया, अब वापस उसको घोषणा पत्र में ला रहे वादा। अब वादा जो आप ये तो 40-50 साल से कर रहे हैं और नेहरू और गांधी परिवार को कश्मीर की समस्या के लिए दोषी ठहराते। आप खुद बताइए कि ये 35A और 370 ये तो आपका आज का नहीं, ये तो बरसों पुराना है। जब आप सत्ता में आए तब कुछ नहीं कर पाए, वापस उसे संकल्प पत्र में ले आए। ये किया आपने। लखावत साहब, ये तो आपको कट पेस्ट करना रहता है हर चुनाव में, केवल मैनिफेस्टो में। मेरा ये कहना है शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, और जब तक हम संविधान संशोधन की बात आती है वो तब तक 3 तलाक का विषय था। 3 तलाक के ऊपर हम ऑर्डिनेंस लेकर के आए, फिर भी कांग्रेस सहमत नहीं हुई और इसलिए बहुमत हमारा राज्यसभा में नहीं होने से वो पारित नहीं हो सका। धारा 370 और 35A हटाने के लिए अब मैं मानता हूं कि अब आने वाले 1 साल के भीतर राज्यसभा में हमारा बहुमत। सर ज्यादा पुरानी बात नहीं है लखावत साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं टोक रहा हूं आपको। मैं अभी 2 महीने पहले पुलवामा अटैक के बाद में कांग्रेस ने खुलकर कहा था कि आप हटाइए, हम आपके साथ हैं। नहीं, ये नहीं कहा कभी। यहाँ से प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान से बात शुरू हुई थी और दिल्ली में रणदीप सुरजेवाला ने भी यही बयान दिया था। कश्मीर में स्थिति रही है, मैं आपको कह सकता हूँ लखावत साहब, अगर आप 35A और 370 के रिमूवल की बात करते तो आपको पूरे विपक्ष का सहयोग मिलता। आज भी कांग्रेस ने कहा है हम धारा 370 को कुछ नहीं छेड़ेंगे, इनके आज जो कहा उसकी बात नहीं कर रहा सर, मैं उत्तर 3 से सवाल करूंगा, उत्तर 3 से सवाल करूंगा। लेकिन शर्मा जी 35A जो आया वो किसी संसद में बहस नहीं हुई थी, वो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी की कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 35A उसके अंदर जोड़ा गया। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि 35A में मैं एक दूसरी बात कहता हूं कि कुल मिलाकर के आज वहां का अगर नागरिक नहीं है, उसमें एक क्लॉज है, वहां सफाई कर्मचारियों को वहां की नागरिकता देते हुए कंडीशन लगाई गई कि तुम ताजन्म सफाई कर्मचारी रहोगे तो यहाँ के सिटीजनशिप मिलेगी, नहीं तो तुमको नहीं मिलेगी। 60 साल से वहां पर सफाई कर्मचारी को सफाई कर्मचारी रहना चाहते हैं। मैं एक दूसरी बात कहता हूं, हमारे यहाँ कांग्रेस के पीसीसी के माननीय अध्यक्ष हैं सचिन पायलट जी, उनका ससुराल भी जम्मू कश्मीर में। जो ही हमारी भाभी वहां से इनके साथ शादी की, वो वहां की नागरिक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ की कोई भी नागरिक अगर बाहर शादी कर लेगी तो वो यहाँ की संपत्ति से, नागरिकता से वंचित हो जाएगी। वो हमारी भाभी चाहे सारिका भाभी तो यहाँ पूरा का पूरा खेत खरीद ले, चाहे तो बंगला खरीद ले, चाहे तो शहर खरीद ले, फ्रीडम है, सबको राइट है। और अगर सचिन पायलट भैया वहां पर जाकर के और 100 मीटर खरीदे, 40 सालों से बोलते आ रहे हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप सुन लीजिए, फिर आपकी मर्जियों से बोलिए ना, आपका एजेंडा मुझे भी मालूम है। और इसलिए अगर सचिन भैया वहां जाकर के 50 गज का प्लॉट लेना चाहते हैं तो अभी तक उसको लेने नहीं सकते। हमने अभी 35A को नहीं मानते हुए भी हमने बॉर्डर पर रहने वाले जो नागरिक हैं उनके बारे में सुविधाएं देने का काम, भारत सरकार की वो जो योजनाएं थी जो ये हमको परमिट नहीं कर रहे थे, हमने उनको रिजर्वेशन देने की बात वहां पर करी है और उसको लागू कर रहे हैं। और मैं कहता हूं जो ही राज्यसभा में बहुमत होगा, ना धारा 370 रहेगी ना 35A रहेगी। नहीं लगा, तो बात की बात है। आपने राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद ST एट्रोसिटी जो एक्ट था सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद आपने सबको विश्वास में लेकर उसको करवाया कि नहीं करवाया? आपने 3 तलाक वाले मामले को लेकर कब आपने रायशुमारी की? कब आपने रायशुमारी की? कब आपने सर्वदलीय बैठक की इस मुद्दे को लेकर के, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर? मुझे बताइए। JP शर्मा जी, जिस फारूक अब्दुल्ला ने यह कह दिया और जिस उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक राष्ट्रपति और होना चाहिए, उनके साथ में कांग्रेस ने अलायंस कर रखा ना, वो हमारे साथ कहां खड़ी है? चलिए समय कम है, अब सुशील अशोका साहब सवाल आपके लिए है। भाजपा के राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, 370 के मुद्दे को लेकर आज आप लोगों ने बार बार ये कहा है कि भाजपा हर चुनाव में इन मुद्दों को घुमा फिराकर इसलिए ले आती है कि उसको पोलराइजेशन करना है। तो ये सवाल फिर क्यों नहीं पैदा होगा कि आपको 124A हटाकर क्या करना है? आपको उस अफस्पा को हटाकर क्या करना है जो 1990 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लगाई थी, वहीं के जो रहने वाले हैं? देखिए, पहले तो मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लखावत साहब, ये बता दें कि हमने तो वादा किया है कि हम 2 साल के भीतर पेट्रोल डीजल पे को GST में ले आएंगे, उस पे इनका क्या कहना है? सिलेंडर की कीमत कम करेंगे, उस पे इनका, मैं दूंगा जवाब। समय कम है तो इतना नहीं है कि आप उनका भी जवाब 4 सेकंड तो दें। पेट्रोल डीजल को GST में लाएंगे, सिलेंडर की कीमत कम करेंगे, उस पे लखावत साहब को क्या कहना है? क्योंकि पेट्रोल डीजल की लाइनें लंबी हैं, सिलेंडर की लाइनें लंबी हैं,
ये भावनात्मक मुद्दों पे जो जा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, हाँ जी। उससे देश चलने वाला नहीं है। करोड़ों देशवासियों को पेट्रोल डीजल की मार जो आपने मारी है लाखों करोड़ रुपए की, वो असली मुद्दा है। मुद्दा अब रही बात 370 की, तो 370 के बारे में आपको दूसरा एक रोचक किस्सा सुनाता हूं। 124A पर सुनाइए सर, मैं शॉर्ट करता हूं, 370 पे भी सुन लें। अडवाणी जी जब गृह मंत्री से हट गए, तब उनसे पूछा कि आप 6 साल गृह मंत्री रहे, आपने 370 और कॉमन सिविल कोड पे एक बात भी नहीं बोली। तो उन्होंने कहा नॉर्थ ब्लॉक में एक बार जाकर जो बैठ जाएगा ना, वो जब हॉलिस्टिक कंट्री को देखेगा और नॉर्थ ईस्ट को देखेगा, जम्मू कश्मीर को देखेगा, तमिलनाडु को देखेगा, केरल को देखेगा, तो उसका हाथ कांपने लग जाएंगे 370 को हाथ लगाते हुए। इसीलिए गृह मंत्री पद से हटने के बाद आज तक अडवाणी जी 370 पे बोले नहीं है। अभी भी बुलवा दीजिए इनके मार्गदर्शक क्या मंडल में उसी तरह की अपमानित होकर उसी तरह बैठे। का काल्पनिक वादा आपने नहीं कर दिया 124A को लेकर, अफवाह को की समीक्षा करने को लेकर? 124 पे मैं किसी को भी चुनौती देता हूं, 124 में जितनी धाराएं, जो सजाएं, जो बिंदु हैं, वो सारे के सारे यूएपीए एक्ट 1967 में कवर हो रहे हैं, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में कवर हो रहे हैं। उसका दुरुपयोग हुआ अरे सर, वो नहीं है सवाल तो यहाँ ये था कि जैसे ये बहुसंख्यकों को पोलराइज करने का आप आरोप लगाते हैं, तो ये अल्पसंख्यकों को पोलराइज करने का प्रयास नहीं है क्या? कहाँ गए सारे तो हिंदू हैं उसमें। सुधा भारद्वाज कौन है? इससे किसका अपीसमेंट हो रहा है? सुधा भारद्वाज कौन है? प्रकाश भंडारी जी, इससे किसका अपीसमेंट होता है? माइनॉरिटी का होता है कि नहीं होता है? सुधा भारद्वाज कौन है सर? 124 में उस पर केस है, अभी तक उसको आपने चालान तक पेश नहीं किया। जेपी साहब, अगर इन संकल्प पत्रों और ये घोषणा पत्रों पे अब अगर आप गौर से देखें तो ये ऐसे संकल्प और ऐसे घोषणाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती। एक सामान्य जो वर्ग है उसको एक छोटी सी, आप देखिए, आप एक छोटा सा बुके दिए जाता है इसमें, लेकिन मैं कहता हूँ उसमें सारा फोकस जो है वो पूरे घोषणा पत्र का फोकस जो है वो ऐसे तबकों को खुश करने के लिए किया जाता है जहां पर सर्वाधिक वोट है। तो आप और हम जो है ये घोषणा पत्रों को कब तक विश्वास करेंगे, ये भी सोचने की बात है। नहीं, राष्ट्रीयता का क्या होगा? नहीं, राष्ट्रीयता देश को कूड़ेदान में डाल दें। आतंकवादियों के टिकट दे रहे हो आप, अमित शाह को चिट्ठी लिखी उन्होंने। चलिए सर, समय हो गया, समय हो गया सर, मेरा ये कहना है कि राष्ट्रद्रोह के मामले में और देश की अस्मिता के बारे राजद्रोह मुझे बता दो आप। चलिए सर, आज के लिए हो गया सर समय, फिर किसी दिन। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।